जीवन ज्योति क्लासेस में आज मैं राकेश सर आपको आज पर्यावरण का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल की परत। वायुमंडल की परत, वायुमंडल की परत के नाम से फेमस है। सीटेट हो या कोई भी कंपटीशन हो, सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न अगर कहीं से आता है तो आपके यही वायुमंडल से माना जाता है। इसके भीतर हम लोग देखते हैं वायुमंडल। सबसे पहला प्रश्न है कि वायुमंडल जो होता है, ये एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। इस वायुमंडल के भीतर हम लोग देखते हैं कौन कौन सी गैसें एक निश्चित क्रम में पाई जाती हैं। आपको पता है कि ये हमारी अगर पृथ्वी है, इस पृथ्वी के भीतर पृथ्वी के बाहर जितनी भी लेयरें आपको मिलेंगी, जो पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम करती हैं, ये लेयरें क्या काम करती हैं कि इनको घेरे रहती हैं। अब पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसकी सुरक्षा के लिए इसके बाहर तहें होती हैं। और जो तहें होती हैं उसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कौन सी तहें मानी जाती हैं। तो फिलहाल देखा जाए, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बाहर जो भी लेयरें आपको पाएंगे, ये सारी लेयरें जो आपको दिखेंगी, इन लेयरों के बाहर एक चीज पाई जाती है कि ये लेयर कितनी दूरी तक है। तो कुल मिलाकर ये जो लेयर है पृथ्वी के चारों तरफ जो पृथ्वी को घेरे हुए है, इसको जो लेयर होती है ये 1600 किलोमीटर इनकी दूरी होती है। यानी 1600 किलोमीटर की दूरी तक पृथ्वी को सुरक्षा कवच के रूप में वायुमंडल के चारों तरफ ये मुख्य गैसें पृथ्वी की सुरक्षा का काम करती हैं। अब पृथ्वी की सुरक्षा का काम करती हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरी बात, 1600 किलोमीटर तक का एरिया चारों तरफ इसको सुरक्षित बचा के रखा हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि कुछ प्रमुख गैसें होती है जो इसके किनारों पर अवस्थित होती हैं। उन गैसों में हम लोग एक क्रम से जानते हैं कि सबसे अधिक वायुमंडल में यदि कोई गैस है तो वो गैस का नाम है नाइट्रोजन। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है वो 78.3 के करीब नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। दूसरा हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी 20.93 के करीब प्रतिशत में ये भी गैस पाई जाती है। तीसरा देखते हैं हम लोग है आर्गन है, ये आपकी 0.93% के रूप में पाई जाती है। और चौथा आपकी है जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपकी जो गैस है 0.036 के करीब पाई जाती है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे नॉर्मली आ जाते हैं। सबसे अधिक वायुमंडल की गैस आपकी ये है, दूसरा ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर है, तीसरा आर्गन तीसरे स्थान पे है, चौथा CO2 चौथे स्थान पर है। उसमें जो ये नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, अक्सर इसको 21% दिखाया जाता है, नाइट्रोजन को 78% हमेशा दिखाया जाता है। और ये तीनों चीजें आप समझते रहिए, एग्जाम में सबसे अधिक प्रश्न आपके इन्हीं चीजों से आते हैं कि वायुमंडल में पाई जाने वाली ये गैसें होती हैं जो मुख्य रूप से इतने मात्राओं में पाई जाती है। दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग। जो दूसरा प्रश्न है उसको देखा जाता है कि इस वायुमंडल के चारों तरफ जो गैस पाई जाती है, उस गैस को वो आवरण के रूप में काम करती है। इस वायुमंडल के भीतर हम लोग परत की बात करते हैं। परतों की बात करेंगे तो वायुमंडल के जितने भी हैं उन गैसों में वो मुख्य कई परतों में डिवाइड किए गए हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, मान लीजिए आपकी ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपर एक परत आपको मिलेगी, उस परत को हम लोग कह सकते हैं क्षोभ मंडल। पृथ्वी से इस क्षोभ मंडल से ऊपर एक परत मिलेगी, उसको कह सकते हैं समताप मंडल। इसके ऊपर एक मिलेगी, उसको कह सकते हैं मध्य मंडल। और इसके ऊपर मिलेगी, उसको कहते हैं आयन मंडल। फिर उसके बाद मिलती है जिसे हम लोग बहिर्गमन मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो ये पृथ्वी के बाहर जितने भी वायुमंडल के रूप में काम करने वाली ये परतें हैं, वो मुख्य रूप से पृथ्वी की सुरक्षा का काम करती हैं। और यही सुरक्षा के बारे में हमको पढ़ना है कि पृथ्वी पर जो उपस्थित वायुमंडल है, इसको कितने भागों में इनकी परतों को डिवाइड किया गया है। तो फिलहाल देख लेते हैं।
पहला एक माना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल, दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं समताप मंडल, तीसरा जो प्रकार माना जाता है इसको हम लोग कहते हैं मध्य मंडल, फिर उसके बाद अगला जो आता है उसे हम लोग कहते हैं आयन मंडल, और फिर लास्ट में एक आता है जिसे हम लोग कहते हैं बहिर्गमन मंडल, बहिर्गमन मंडल। तो पृथ्वी की जो संरचना है उसको हम लोग मुख्य रूप से इतने भागों में बांट देते हैं। हालांकि इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ठीक, दूसरे को हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, तीसरे को हम लोग कहते हैं मीसोस्फेयर के नाम से जानते हैं, चौथे को हम लोग कहते हैं आयनोस्फेयर, और फिर पांचवें को हम लोग कहते हैं एक्सोस्फेयर के नाम से जानते हैं। सबसे अधिक अगर एग्जाम में कोई प्रश्न आता है तो ये ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर करके पूछता है। अच्छा हाँ, ये अंग्रेजी में ऐसे नहीं देता, ही इंग्लिश में करता है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर ये ऐसे करके देगा, फिर वैसे ही देगा स्ट्रेटोस्फेयर। तो कुछ इस अकॉर्डिंग से प्रश्न आते हैं, बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। थोड़ी सी आपको लैंग्वेज जाननी पड़ेगी। अगर आपने लैंग्वेज को जान लिया, कंफर्म आपने पूरे सिलेबस को हल कर लिया। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्गमन मंडल। कुछ प्रश्न यहां बन रहे हैं, पृथ्वी से सबसे नजदीक या सबसे नीचे वाला मंडल कौन सा होता है? क्षोभ मंडल। पृथ्वी से सबसे दूर कौन सा मंडल है? बहिर्गमन मंडल। ठीक है। ओजोन परत किस मंडल पे पाई जाती है? समताप मंडल पे। उल्का जैसी घटनाएं किस पे होती जलने की? मध्य मंडल पे। और जिसमें हम लाइव रहते हैं टीवी, दूरदर्शन और टेलीविजन के माध्यम से, वो होता है आयन मंडल। तो फिलहाल इस मामले में हम लोग पहला देखने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल, या इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या? ट्रोपोस्फेयर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये हो गया ट्रोपोस्फेयर या फिर क्षोभ मंडल के नाम से इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखिए इसके बारे में, ये पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो है मंडल माना जाता है। ये आप पृथ्वी है और पृथ्वी से सबसे नजदीक अगर कोई मंडल के रूप में हम लोग देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं कौन सा? सबसे नजदीक अगर कोई है तो यहां पे हम देख रहे हैं पृथ्वी के चारों तरफ घेरा के रूप में एक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? कौन सा मंडल? इसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं भाई? इसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। तो अब ये पृथ्वी से पास में जो एक पहला मंडल है, पृथ्वी के सबसे नजदीक है, इसको ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल कहते हैं। पहला ही ऑप्शन आप याद कर लेंगे कि ये पृथ्वी से सबसे नजदीक है। पृथ्वी से नजदीक कौन सा मंडल है? तो आपके पृथ्वी के सबसे नजदीक आपका ये क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर है। दूसरा एक क्वेश्चन बच्चे बड़ा विवादित रहते हैं, कहते हैं सर जी कोई यूट्यूबर, कोई किताब ये कहती है कि इसकी क्षोभ मंडल से ऊंचाई 18 किलोमीटर, कोई कहता है 14 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। इनके अलग अलग थाट हैं। इन थाटों को कैसे समझना होगा, इसके लिए एक चीज आप पहले देखते हैं। ये अगर हमारी पृथ्वी है तो इस पृथ्वी पर हम देखते हैं कि यहाँ एक विषुवत रेखा होती है, बीचों बीच में ऊपर ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। जो आपके ये ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव है और कौन से ध्रुव हैं? दक्षिणी ध्रुव है। इन ध्रुवों पर और ये विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर जो ये पाया जाता है, इसमें डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है? ध्रुव जो ठंडे इलाके दिख रहे हैं आपको, इन ठंडे इलाकों में जहां पे बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, आर्कटिक अंटार्कटिक पे, इसको उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं और इसको दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। इन ध्रुवों की बात की जाए तो उत्तरी ध्रुव पे हम जो देख रहे हैं इस इलाके पे, दक्षिणी ध्रुव पे, यहाँ पे जो क्षोभ मंडल होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है।
अर्थात क्षोभ मंडल यहां सिर्फ 8 किलोमीटर की उपस्थिति पे रहता है। पृथ्वी से क्षोभ मंडल 8 किलोमीटर किस जगह से है? ध्रुवों से है, जिसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एक तो प्रश्न बन गया कि ध्रुवों पर कितना ऊंचाई पर क्षोभ मंडल है? 8 किलोमीटर। लेकिन वही विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल जो होता है कुछ ज्यादा दूरी पर है। विषुवत रेखा से क्षोभ मंडल की दूरी जो होती है वो 18 किलोमीटर की होती है। दूसरा प्रश्न बन गया, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और फिर विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। तीसरा प्रश्न इसका पूछता है औसत क्या है? क्षोभ मंडल से पृथ्वी की दूरी जो है उसकी औसत दूरी क्या कहलाती है? तो अक्सर किताबों में देता है 14 किलोमीटर, या इसी को 12 से 14 किलोमीटर भी दे सकता है। तीन दूरियां मैंने बता रखा आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक आता है आपका ध्रुवों पर, एक आता है आपका विषुवत पर, और एक आता है आपका औसत दूरी के रूप में। फिलहाल इन चीजों को हम लोग कैसे जान लेते हैं, थोड़ा इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें हम लोग जानने के लिए क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन आएगा कि औसत दूरी क्या है, इनके बीच में क्षोभ मंडल और पृथ्वी की औसत दूरी अगर पूछेगा तो वो औसत दूरी कितनी होगी? 14 किलोमीटर होगी। कितनी होगी भाई? 14 किलोमीटर होगी। लेकिन वहीं पर अगर पूछेगा ध्रुवों से दूरी कितनी होती है, ध्रुवों से दूरी की बात करेगा तो ध्रुवों से दूरी की बात करेगा तो वो कितनी होती है? 8 किलोमीटर, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे वो दक्षिणी ध्रुव है। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा ध्रुवों के बाद, जिसे हम लोग कहते हैं क्या है? विषुवत रेखा पर या विषुवत रेखा से दूरी पूछेगा, या तो भूमध्य रेखा से दूरी पूछेगा। भूमध्य रेखा से भी दूरी पूछ सकता है। और ये दूरी कितनी होती है? ये दूरी आपकी होती है 18 किलोमीटर। तो तीन प्रश्न मिले आपको, और तीनों प्रश्न में औसत दूरी पृथ्वी से क्षोभ मंडल की, ध्रुवों से औसत ध्रुवों से क्षोभ मंडल की पृथ्वी से दूरी, और विषुवत पे भी भूमध्य रेखा से भी। तो सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा से हो रही है और सबसे कम ध्रुवों से हो रही है। औसत इनका निकालेंगे तो 14, कभी कभी किसी एग्जाम में 12 से 14 देता है, तो ये भी याद करिएगा 12 से 14 भी होगा, लेकिन एग्जैक्ट कितना सही होगा? 14 किलोमीटर ही सही माना जाएगा। तो ये हो गई आपकी क्षोभ मंडल से इनकी दूरी के बाद। दूसरा हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं इसी पे है कि क्षोभ मंडल में और क्या है? प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर, मीटर ऊपर जाने पर 1 अंश सेंटीग्रेड तापमान जो होता है ना वो घटता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ लोग सोचेंगे सर जी ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, नहीं भाई घटेगा। इसमें ये आपको डीपली याद करना है कि 165 मीटर यदि हम पृथ्वी से ऊपर जाएं तो 1 अंश सेंटीग्रेड तापमान में क्या होती है? घटाव होता है। अक्सर पूछता है तापमान घटता किस मंडल पे है? तो क्षोभ मंडल पे है। दूसरा आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ था, एक बार लड़के कंफ्यूजन हो गए कि 1 किलोमीटर जो होता है, 1 किलोमीटर के ऊपर जाने पर ये दूरी पे क्या घटाव आता है? ये दूरी पे 6 अंश सेंटीग्रेड तापमान में क्या होती है? तापमान में घटता है। अब ये दो क्वेश्चन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे गलतियां करेंगे, सर जी तापमान ऊपर बढ़ेगा कि घटेगा? तो ये जान लीजिए कि ऊपर जाने पे यहाँ क्षोभ मंडल में इतना तापमान के घटाव आते हैं। जब 165 का बता रहा रेशियो तो 1 अंश सेंटीग्रेड, वही 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर क्या दिखा रहा है? 6 अंश सेंटीग्रेड। तो ये सारी चीजें अभी हो रही है किसमें? ट्रोपोस्फीयर में। तो 3-4 बातें इसमें तो ऑलरेडी सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन और भी बन रहे हैं कि कुछ घटनाएं घटती हैं इसी पे। कौन सी घटनाएं? पहला, वह जितनी भी बादल बनना, वर्षा का होना, बिजली का चमकना, ये सारी घटनाएं किसमें होती हैं? यानी कि ऋतु जैसी सारी घटनाएं आपके ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। एक बच्चे प्रश्न अगली बार गलती कर दिए। क्वेश्चन क्या पूछ दिया यही क्वेश्चन कि मूलाभ वे मेघ किस मंडल से संबंध रखता है?
बच्चों ने सोचा मेघ है तो बादल का बनना सर ने बताया, तो किसमें होगा? क्षोभ मंडल में। यही विवादित प्रश्न आपको डिस्टर्ब करता है। मुलाब वेग ये ठंडा का मतलब होता है इसका है, और मेघ मतलब बादल ही होता है ये, लेकिन समताप मंडल में होता है। जब भी आएगा मुलाब मेघ वो समताप मंडल में होता है, ना कि आपके क्षोभ मंडल में होता है। लड़के गलतियां कर देते हैं क्योंकि ये इतना पढ़ के आए तो लगता है सर वहां कहां जाएगा, बताएंगे अभी मुलाब वेग क्या होता है। तो ये खैर ये जानते रहिए कि बादल का बनना, वर्षा का होना, बिजली का चमकना, चिड़िया का चहचहाना, ये सारी गतिविधियां इसमें होती हैं। कोई विमान उमान इसमें नहीं उड़ता है, अगर उड़ेगा तो बड़ा बवंडर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि क्षोभ मंडल में पाए जाने वाले जो ट्रोपोस्फेयर में ये सारी चीजें हैं इसी में होती हैं। अगला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी में पूछता है कि साहब क्षोभ सीमा क्या होती है? क्षोभ सीमा किसे कहते हैं? क्षोभ सीमा का मतलब क्या होता है? अब आप देखते हैं कि यहां क्षोभ मंडल के ऊपर जो हम देख रहे हैं क्षोभ मंडल के बाद जो है एक अलग से वो पाई जाएगी जिसे हम लोग कहते हैं यहां देखिए इसके ऊपर एक और परत पाई जाती है, और जो इसके ऊपर परत पाई जाती है इसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल के ऊपर पाए जाने वाला कौन सा मंडल है? समताप मंडल है, या इसी को हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। अब हम देख रहे हैं क्षोभ मंडल समताप मंडल के बीच में कुछ जुड़ाव है, कुछ खाली स्थान दिख रहे हैं। इसी खाली स्थान का क्या नाम है? क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा किसे कहते हैं? इसमें क्वेश्चन आता है क्षोभ मंडल के ऊपरी परत और समताप मंडल के निचले परत के हिस्से को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपरी परत और समताप मंडल के निचले स्तर को हम लोग क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। हाँ, ये भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, सर जलवाष्प किस में रहता है? तो जलवाष्प की भी प्रक्रिया तो इसी में रहती है ना, तो इसलिए आप जानते रहिएगा क्षोभ सीमा का प्रश्न जब आएगा तुरंत इस टॉपिक को आप लोग क्या करेंगे? हल कर सकते हैं, कोई कठिन टॉपिक नहीं है। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन क्या है? जाड़े में क्षोभ मंडल, क्या क्वेश्चन आया है? जाड़े में जो क्षोभ मंडल होता है कि ऊंचाई बढ़ती है कि घटती है? तो जाड़े में क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो होती है ना वो ऊंचाई घटती है, घट जाती है, और फिर वही जब गर्मी आती है ना, गर्मी में क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होती है? बढ़ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्या है? जाड़े में क्षोभ मंडल की ऊंचाई घट जाती है। मैंने सारे फिगर तैयार किए और बताए कि यहां ऊपर वाला और नीचे वाला बर्फ से संबंधित मामला है। जब यहां बर्फ है तो आपको पता है इन हिस्सों में क्या होता है? 8 किलोमीटर का फासला होता है, और जहां अधिक गर्मी है वहां 18 किलोमीटर का फासला है। जब यहां 8 किलोमीटर का फासला है और तो पता है नहीं नजदीक है क्षोभ मंडल यहां से, और यहां 18 किलोमीटर का फासला है, गर्मी वाला इलाका है तो दूर है, तो ये समझ सकते हैं। तो जाड़े में क्या दिखाई देगा? क्षोभ मंडल की ऊंचाई घट रही है। जाड़े में क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या हो रही है? घट रही। वही पूछेगा फिर गर्मी में क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होती है? ये बढ़ जाती, तो गर्म वाले इलाके में बढ़ रहा है ना 18 किलोमीटर, और जाड़े में कौन सा है? घट रहा है। तो जाड़े और गर्मी की बात की जाती है तो दोनों में डिफरेंट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्षोभ सीमा के भीतर पाए जाने वाली चीजें। तो मुझे लग रहा है ये सारी डॉक्यूमेंट आप बता सकते हैं एग्जाम में कि क्या है, कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई प्रश्न है तो आपका यही आता है जाड़े में क्षोभ सीमा घटती है और गर्मी में भी क्या होता है? क्षोभ सीमा के बढ़ाव क्रम देखे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपका आता है क्षोभ मंडल से। दूसरा हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, इसके भीतर क्या आता है देखते हैं। दूसरे प्रश्न की बारी अगर आती है तो उसमें हम लोग देखते हैं क्षोभ मंडल के बाद, जो क्षोभ मंडल के बाद की स्थिति आती है उसको हम लोग कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं? समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल की जगह पे होता एक है, दूसरी लेयर होती है जिसे हम लोग कहते हैं समताप मंडल, और समताप मंडल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। अब ट्रोपोस्फेयर समताप मंडल, मैंने अभी ये लकीर आपको बता रखी थी कि क्या होता है। दूसरी लकीर के बारे में देखा जाए तो यहां बताया जाता है इस चीज को कि
यहां एक चीज मैंने बता रखी थी, और एक पीला जो अब दिखाया जा रहा है इसके बारे में मैंने बता दिया। क्या है इसके बारे में? ये बताया गया कि इन दोनों के बीच की जो सीमा है, मैंने इसको बताया ये क्षोभ सीमा बीच वाली है। इसके ऊपर पाया जाता है समताप मंडल या ट्रोपोस्फियर। इसके बारे में देखते क्या होता है। समताप मंडल पे जो तापमान होता है ना, वो समान होता है। तापमान कैसा होता है? वो समान होता है, पहला ऑप्शन है। जब यहां तापमान समान होता है तो निश्चित तौर पे कुल 90 अंश सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। कितना? 90 अंश सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरी चीज इस पे पूछी जाती है कि जब 90 अंश सेंटीग्रेड तापमान किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, इसका मतलब टेम्परेचर नॉर्मल होता है। हमने ये बताया कि जैसे कि हमने यहां एक पहला ऑप्शन बता रखा था, जो आपकी क्षोभ सीमा है पृथ्वी से अधिकतम 14 किलोमीटर ऊंचाई पर है। लेकिन जो दूसरी सीमा देख रहे हैं वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई की दूरी पर है? वो आपकी जो दूसरी सीमा है जो इसके ऊपर पड़ रही है, और ये ऊपर पड़ रही इसकी सीमा कितनी ऊंचाई पर स्थित है? इसकी सीमा को कहते हैं कम से कम 50 किलोमीटर का फासला होता है। अर्थात पृथ्वी से समताप मंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर है? 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर माना जाता है। दूसरी बात। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पूरे दुनिया के जो वायुयान उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं? वायुयान जो उड़ रहे हैं, वायुयान के बारे में कहा जाता है वायुयान उड़ने का क्षेत्र कौन सा होता है? समताप मंडल होता है। जो वायुयान उड़ने का समताप मंडल होता है, क्यों उड़ता है? हमको पता है यहां तापमान समान होता है तो वायुयान यहीं पर उड़ते हैं, जेट विमान यहीं पर उड़ते हैं। ना यहां पे कोई बादल होगा ना यहां पे कुछ होगा। जब बादल ही नहीं होगा तो कन्फर्म में वायुयान वो क्रैश नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं यहां पे हम जो पृथ्वी है, और पृथ्वी पे आप चूंकि जानते हैं एयरपोर्ट पे जहाज जब उड़ना शुरू करती है तो उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते ये 50 किलोमीटर का एरिया अपने एयरपोर्ट में ही क्लियर कर लेती है, और जब वो उड़ने लगती है उसके रडार के माध्यम से उसकी कनेक्टिविटी जुड़ी रहती है। जब कनेक्टिविटी जुड़ी रहेगी तो पूरी जानकारी मिलेगी, कहां कौन सी चीज कैसी जा रही है, इसकी जानकारियां ऑलरेडी उसको होती रहेंगी। तो इसी को कहते हैं कि ये कैसा इलाका होता है? ये वायुयान क्षेत्र का इलाका होता है, इसमें वायुयान उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है वायुयान के बाद एक दो चीजें और इसमें पूछता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। दुनिया की सबसे, बाबू थोड़ा सा है, चलो हो गया, ये हो गया स्ट्रेटोस्फीयर। खैर इसमें है। अगली बात इसमें हम लोग देखते हैं कि जो समताप मंडल होता है इस पे एक परत पाई जाती है जिसको ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत के बारे में क्या जानते हैं, क्या होता है? ओजोन जो होती है कुछ इस आकार की होती है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब तक के दुनिया के किसी भी कंपटीशन में यह प्रश्न सबसे अधिक उठाता है कि ये हो गई ओजोन परत। एक क्वेश्चन पूछेगा कि समताप मंडल के ऊपर कौन सी परत है? ओजोन परत है। समताप मंडल के ऊपर जो ओजोन परत है ये क्या काम करती है? ये काम करती है कि जो सूर्य की किरणों से आने वाली परावैंगनी किरण होती है, कौन सी होती है? परावैंगनी किरण होती है। हानिकारक परावैंगनी किरण जिसे एक्स रे किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स रे। इन किरणों को, सूर्य के किरणों को पृथ्वी पे जाने से रोकने का काम कौन करती है? ये ओजोन परत करती है। दूसरी बात, जब ये आती है टच होकर वापस रिटर्न चली जाती है। क्षण कर कर की कुछ किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं जो हमारे शरीर के लिए, पेड़ पौधों के लिए उपयोगी होती है। अब इस अल्ट्रावायलेट किरणों में क्या मिलता है? एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है। अल्फा क्या करता है? व्यक्ति के सेल को यानी कि कोशिकाओं को छेद दे देता है। बीटा क्या होता है? छेद करके क्रॉस बाहर हो जाता है। और गामा जीन्स में चेंजिंग कर देता है, यानी कि जीन में परिवर्तन करता है, किसी बच्चे के किसी अंग को स्क्रैच कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो निश्चित तौर पे अल्फा बीटा गामा किरणें ये हमारी कोशिकाओं के ऊपर डिपेंड करती हैं। दूसरा बात है, अगर पूछेगा कि इनकी मोटाई कितनी है, तो ओजोन परत की जो मोटाई होती है ना, वो 32 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर मानी जाती है। और इस मोटाई को मापने का जो काम किया जाता है वो डाप्सन इकाई से किया जाता है। किससे? डाप्सन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है कि
ओजोन परत की लेयर की मोटाई कितनी है? 32 से 60 किलोमीटर। ओजोन परत को मापते किससे हैं? डाप्सन इकाई से मापते हैं। दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुनिया के सारे लोग बड़े डिस्टर्ब हो गए। क्यों हुए? कि ये आने वाले ओजोन का क्षरण होने लगा, क्योंकि हर व्यक्ति रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर रखने लगा। और उससे कौन सी गैस निकली? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और इसमें किसकी सहायक थी? क्लोरीन की। और इससे क्या टेम्परेचर क्या हो गया? CO2 हाई हो गया। तो ये भी इसको जाके टच करने लगी, और ऊपर से ये तो पराबैंगनी किरणों को बेचारा टच ही कर रहा है। ये लेयर टूटने लगी। जब टूटने लगी तो पृथ्वी पे त्वचा रोगों की संख्या की भरमार हो गई। जब त्वचा रोगों की संख्या की भरमार हुई, पूरा दुनिया संशय में हुआ। तो पूरे दुनिया में 1987 में, कब? 1987 में, पूरे दुनिया ने 1987 में एक बड़ा काम किया जिसे कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्टार्टिंग की। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87 में जो आया, इसने क्या कहा? इसने दुनिया में 16 सितंबर को कहा कि दुनिया के सारे लोग क्या मनाएंगे? ओजोन दिवस मनाएंगे, कि ओजोन के बारे में सोचा जाएगा और समझा जाएगा। इसी को ओजोन दिवस के नाम से भी जानते हैं। खैर, प्रकृति ने ऐसा भरमाया कि कोरोना काल आया और हमें सबक सिखा दिया कि कैसे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरी, ओजोन के बारे में तो इतना हो गया। कुछ क्वेश्चन इस पे और भी बन जाते हैं। जितना ऊपर जाते हैं तापमान इसमें बढ़ेगा। समताप मंडल में जितना ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? तापमान में वृद्धि होती है। एक होता है। अगला इसमें एक प्रश्न पूछता है जिसे लोग कहते हैं क्या है? हमने बताया था मूलाभ मेघ कहते हैं। मूलाभ मेघ का क्या तात्पर्य होता है? इस मंडल में कभी बादल नहीं बनते, लेकिन समताप मंडल में एक नया बादल बनता है जिसे मूलाभ मेघ कहते हैं। ये मूलाभ मेघ क्या होता है? एक ऐसा ठंडा बादल होता है, यानी ये बादल जल वाष्प से भरा होता है और एकदम ठंडा होता है। और दुनिया में ये कहां देखा जाता है? दुनिया में ये स्पेन देश में देखने को मिलता है। वहां के ऊपर देखने पे समताप मंडल पे एक मेघ बनेगा, मूलाभ मेघ। और स्पेन देश में उस समय पे एरोप्लेन नहीं चलाए जाते जब ये मूलाभ मेघ बन जाता है। इसलिए अक्सर क्वेश्चन में बच्चे गलतियां क्या करते हैं? ये क्वेश्चन आता है कि बादल का बनना दे दिया, तो हम तुरंत कहते हैं सर जी ये ट्रोपोस्फेयर में, यानी कि सर जी ये बादल जो बनते हैं ये क्षोभ मंडल में बनते हैं। लेकिन वहीं दे दिया मूलाभ मेघ। अब मूलाभ मेघ किसमें बनते हैं? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में बनते हैं। लड़के कंफ्यूजन कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जाता है। तीसरा हम लोग देखते हैं, एक लेयर इसमें और भी है जिसको कहते हैं समताप मंडल के बाद तीसरी जो लेयर आती है वो लेयर आती है, इसे हम लोग कहते हैं मध्य मंडल। और मध्य जो मंडल होता है उसको हम लोग कहते हैं मीसोस्फेयर कहते हैं। मीसोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, मीसोस्फेयर क्या है देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे मैंने ये बताया कि जो ये आपका है, जैसे आपका क्षोभ मंडल पड़ा गया, समताप मंडल, एक लेयर और मिलेगी आपको ऐसे। यहां जो लेयर मिल रही पृथ्वी के ऊपर एक और लेयर पाई जा रही है, इसको हम लोग कहते हैं मध्य मंडल या मीसोस्फेयर। पृथ्वी से इसकी जो ऊंचाई होती है ना, पृथ्वी से जो इसकी ऊंचाई होती है ये पाई जाती है कितने की? ये ऊंचाई जो पाई जाती है इसे कम से कम 80 किलोमीटर की ऊंचाई पाई जाती है। देखो भाई, ये है आपका कितने पे? 14 किलोमीटर। समताप मंडल 50 किलोमीटर और ये वाला मंडल ऊंचाई वाला 80 किलोमीटर। तो इस परिवेश में हम इसको पाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या होता है? यहां लगभग तापमान जो होता है ना, ये तापमान यहां जो है अधिक होता है। जो तापमान अधिक होता है लगभग 1200 अंश सेंटीग्रेड तापमान होता है। और ये सबसे ठंडा परत के रूप में जानी जाती है। पूरे इस वायुमंडल में सबसे ठंडी परत कौन है? मध्य मंडल है। और जो ठंडी परत पाई जाती है तो कोई भी उल्का जैसी घटना, आपने पढ़ा होगा जब ब्रह्मांड पढ़ते रहे होंगे, उस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह होते हैं उसमें एक क्षुद्र ग्रह होता है।
जो टुकड़े होते हैं और जो छटक कर कक्षा से पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं। वो पृथ्वी की तरफ आने से पहले ही यहां एक ऐसी लेयर जिसको मध्य मंडल कहते हैं, और वो उस मंडल में पहुंचता है वो ठंडी लेयर होती है, और जो उल्का आया हुआ है वो थोड़ा सा गर्म है। तो जो जाता है इस ठंडे में वो जल जाता है। तो एक प्रश्न आता है, उल्का की घटना, उल्का की घटना किस मंडल में होती है? तो उल्का की घटना किस मंडल में होती है भाई? तो आपके मध्य मंडल में होती है, यानी कि मीसोस्फीयर में होती है। सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि उल्का जब संबंधित कोई भी घटना कब होती है? तो मीसोस्फीयर में मानी जाती है। अगला इसमें होता है, एक लास्ट में हम लोग इसके बाद पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं आयनोस्फीयर। क्या नाम है? आयनोस्फीयर के बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, एक आध नंबर इनसे प्रश्न आया है कि आयन मंडल किसे कहते हैं। आयन मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? आयन मंडल को आयनोस्फीयर कहते हैं। आयनोस्फीयर। अब आयनोस्फीयर की बात करेंगे तो इनके ऊपर अब समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद एक लेयर होती है जिसे हम लोग आयन मंडल कहते हैं, जो 80 से लेकर 640 किलोमीटर पृथ्वी से ऊंचाई पर पाई जाती है। आयन मंडल, इसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं, विद्युत आवेशित कण होते हैं, और जो विद्युत आवेशित कण होते हैं ना, इसको कहीं कहीं इसीलिए कहते हैं, कौन सी परत में? चुंबकीय परत पाई जाती है। तो चुंबकीय परत कौन सी होती है? आयन मंडल होती। विद्युत आवेशित कण के कारण क्या होता है कि कोई भी अगर हम फोन करते हैं तो सीधा हमारा फोन यहां से लगता है तो किस मंडल में जाता है? आयन मंडल में। ये 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और इसमें विद्युत आवेशित कण के कारण जो तरंगे होती है ना, तरंगे यहां पहुंचती है, और तरंगे पहुंचती है तो तुरंत हमको कोई भी चीज की लाइट चीज दिखाई देती है। अगर हम टेलीफोन से, मोबाइल से बात कर रहे हैं, अगर हम ईमेल कर रहे हैं, अगर हम टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देख रहे हैं, ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये तुरंत हमारी कनेक्टिविटी 640 किलोमीटर ऊंचाई आयन मंडल से होती है। तो आयन मंडल के कई नाम है। चुंबकीय क्षेत्र किसको कहते हैं? आयन मंडल को। विद्युत आवेशित कण किसे कहते हैं? आयन मंडल को। इतने किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन है? ये मंडल है। तरंगे जो होती है इसी में होती है। हमारी लाइव, ईमेल, मोबाइल, टेलीफोन जो कुछ भी है वो किससे संबंध रखता है? आयन मंडल से। एक लास्ट में मंडल और है जिसे हम लोग कहते हैं, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं बहिर्गमन मंडल। क्या कहते हैं? बहिर्गमन मंडल। बहिर्गमन मंडल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है एक्सोस्फीयर? इसे कहते हैं ये अंतरिक्ष में उपस्थित ग्रह है, अंतरिक्ष में उपस्थित ग्रह है, या इसी को लोग कहते हैं ये आयतन मंडल है। ये आयतन मंडल है। इसका बहुत बड़ा काम तो नहीं है, लेकिन ये जरूर एक काम करता है। क्या करता है? ये इसकी ऊंचाई भी 640 किलोमीटर की ऊपर होती है। पूरे अंतरिक्ष के जो भाग बाहरी है उसको हम लोग आयन मंडल के रूप से जानते हैं। इसी को बहिर्गमन मंडल कहते हैं, अंतरिक्ष ग्रह कहते, मंडल कहते हैं, या आयतन मंडल भी कहते हैं। इसमें कुछ घटनाएं होती हैं। एक होती है अरोरा बोरियालिस, एक घटना होती है अरोरा बोरियालिस, और एक घटना होती है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये दो घटनाएं होती हैं। अब अरोरा बोरियालिस ऑस्ट्रेलिस में डिफरेंट क्या है? आपको पता है ये पृथ्वी है, और जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर एक ज्वाला निकलती, एक चमक होती है जो गोल्डन रिंग की तरह होती है। ऊपर होती है अरोरा बोरियोलिस, नीचे अरोरा ऑस्ट्रेलिस होती है, और इसका तात्पर्य होता है प्रातः काल, सुबह के समय पे ऐसी चीजें निकलती हैं जो बहिर्गमन मंडल का उदाहरण होती हैं। और सबसे ज्यादा अगर इस ग्रह की बात की जाए तो इस ग्रह से क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं, कुछ गैसें जरूर है। इसमें एक गैसों में हाइड्रोजन है, हीलियम है, उसके बाद नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, ये गैसें होती हैं। सबसे अधिक गैसें कौन होती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम की। हाँ, कुछ चीजें और है। हाइड्रोजन हीलियम गैसें हल्की होती हैं। क्या होती हैं? हल्की होती हैं। लेकिन ये गैसें क्या होती हैं? थोड़ा सा वजनदार, कठोर होती हैं, यानी वजन अधिक होने से ये क्षोभ मंडल में अधिक पाई जाती है। और यहां हल्की होने से ये किसमें पाई जाती है?
अंतरिक्ष में या बहिर्गमन मंडल में पाई जाती है। तो सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न जो होता है आपके इसी से होता है। और फिलहाल जो भी आपकी वायुमंडल के और प्रश्न है आप लिएगा। इसी के साथ आज की क्लास बंद होती है।